नमस्ते दोस्तों, आज स्क्रीन पर दिख रहे स्पाई मंथली चार्ट की बैकग्राउंड पर हम फाइनेंशियल क्राइसिस सीखेंगे। इन्वेस्टर हो तो 3 बड़े कोलैप्स जरूर जानो। 1987 का ब्लैक मंडे, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 का पैंडेमिक शॉक। भारत में डिमैट रखते हो या निफ्टी 50 बटा सेंसेक्स सिप चलाते हो, ये लहरें यहां भी पहुंचती हैं। क्यों जरूरी है? इतिहास में हर बबल लगभग एक जैसे सिग्नल्स दिखाता है। चार्ट के पैटर्न भी, भीड़ की साइकोलॉजी भी दोहराती रहती है। आज का मकसद, जब अगली बार संकट आए, वो पहचानना और पहले से तैयार रहना। कमेंट में फीडबैक लिख देना। साथ सीखेंगे ताकि वही गलतियां न दोहराए। इस स्पाई वीकली चार्ट पर दिखने वाली हर तेज गिरावट एक साझा पैटर्न फॉलो करती है। फाइनेंस में मान्य बबल की 5 स्टेज स्ट्रक्चर है। हर बबल बिल्कुल वैसा नहीं चलता, लेकिन कॉमन मैकेनिज्म समझ लो तो अगले संकट के लिए तैयार रह सकते हो। स्टेज 1 है डिस्प्लेसमेंट। नई टेक्नोलॉजी, नीति या डिरेगुलेशन आती है, जैसे एक 990S का इंटरनेट बूम, अर्ली 2000S की सस्ती ब्याज नीति या 2010S का क्रिप्टो डिरेगुलेशन वेव। स्टेज 2 है बूम। मौका देखकर इन्वेस्टर्स झुंड बनाकर आते हैं। बैंक क्रेडिट खोल देते हैं, उधार आसान हो जाता है और कीमतें तेजी से चढ़ने लगती हैं। स्टेज 3 है यूफोरिया, सबसे खतरनाक जोन। लोग सिर्फ यही सोचते हैं और ऊपर जाएगा, जैसे चाय 10 रुपए से 20 रुपए हो जाए और कोई परवाह न करे। दिस टाइम इज डिफरेंट वाली मिथ फैल जाती है। स्टेज 4 है डिस्ट्रेस। वार्निंग लाइट्स जलने लगते हैं। सख्त रेगुलेशन की खबरें, किसी बड़ी कंपनी की गड़बड़ी पकड़ना, सेंट्रल बैंक के रेट हाइक की चर्चा, ऐसे सिग्नल्स दिखते हैं। भारत में आरबीआई या एसईबीआई की चेतावनी भी यहीं पढ़ो। स्टेज 5 है रिवल्शन, पैनिक सेलिंग का दुष्चक्र। कुछ बेचते हैं, कीमत गिरती है और लोग बेचते हैं। फोर्स्ड लिक्विडेशन तक पहुंचकर बॉटम आने तक नहीं रुकता। यही क्रैश का मुख्य चरण है। इस स्पाई वीकली चार्ट पर अक्टूबर 1987 ढूंढो। उस हफ्ते 501 दिन में करीब 22 गिरा, रिकॉर्ड पर अब भी सबसे बड़ी वनडे ड्रॉप। ट्रिगर था ऑटोमेटेड सेलिंग। शेयर 5 गिरे तो सब बेच दो, जैसे कंडीशनल ऑर्डर्स डोमिनो की तरह गिरे। एक एल्गोरिदम बेचना शुरू करे, कीमत गिरे, दूसरा एल्गोरिदम ऑटो सेल करे, फिर गिरे, फिर बेच। मशीन के नियम भावना की तरह फैल गए, मैकेनिकल पैनिक लूप। लेकिन कुंजी ये है, असली इकोनॉमी उस दिन टूटी नहीं थी। कंपनीज के अर्निंग्स या इकोनॉमिक डेटा अचानक खराब नहीं हुए थे। अगले दिन से रिकवरी शुरू हुई और करीब 1.5 साल में बाजार पूरी तरह लौट आया। इतिहास का दोहरा पैटर्न, क्रैश का पहला दिन अक्सर मैकेनिकल पैनिक होता है, गहरा इकोनॉमिक प्रॉब्लम अलग होता है। ये याद रखो, 2008 से तुलना करने पर फर्क साफ दिखेगा। 2008 1987 से बिल्कुल अलग था। स्पाई वीकली पर देखो, 2 साल में करीब 57 गिरावट। मैकेनिकल ड्रॉप नहीं, पूरे सिस्टम का कोलैप्स। भारत में भी सेंसेक्स और निफ्टी 50 उस लहर में भारी गिरे थे। कारण था हाउसिंग क्रेडिट बबल। 2001 से सस्ती ब्याज का पैसा रियल एस्टेट में घुसा
और कमजोर क्रेडिट वाले भी मॉर्गेज ले सके। उदाहरण, सालाना 8 रुपए लाख कमाने वाला व्यक्ति 1 रुपया करोड़ के आसपास होम लोन मंजूर करा ले, वैसा जोखिम। बैंकों ने इन रिस्की लोन्स को मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज (MBS) में पैक करके बेचा। मकसद रिस्क फैलाना था, नतीजा उल्टा, रिस्क पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में फैल गया। 2007 से हाउसिंग डिलिंक्वेंसी तेजी से बढ़ी। सितंबर 2008 में लेमन ब्रदर्स दिवालिया और IG प्रैक्टिकली नेशनलाइज्ड, संकट नजर से छुप नहीं सका। बैंक एक दूसरे पर भरोसा खो बैठे। यही क्रेडिट फ्रीज है, पैसा चलना बंद। इकोनॉमी ऐसे जम जाती है जैसे शरीर में खून न बहे। 1987 से फ़र्क साफ है। 1987 में मशीनें बेची, लेकिन इकोनॉमी स्वस्थ थी। 2008 में इकोनॉमी खुद क्रेडिट रूपी खून खो रही थी। मार्च 2020 के आसपास स्पाई डेली चार्ट देखो। करीब 34 गिरावट, 1987 जितना बड़ा झटका। लेकिन रिकवरी उल्टी थी। 1987 में 1.5 साल लगा, 2020 में महज 8 महीने में नया हाई। भारत में निफ्टी 50 भी मार्च क्रैश के बाद तेजी से लौटा। कारण साफ है। US फेड और सरकार ने तुरंत अनलिमिटेड सपोर्ट का संकेत दिया। उनका पढ़ना था, इकोनॉमी टूटी नहीं, डर से रुक गई है। लिक्विडिटी डालो तो डर घटेगा। भारत में भी RBI ने रेट्स घटाकर और लिक्विडिटी देकर बाजार को सहारा दिया। अमल तेज और बोल्ड था। फेड ने रेट्स लगभग शून्य कर दी और ट्रेजरीज व मॉर्गेज सिक्योरिटीज बिना कठोर सीलिंग के खरीदेंगे घोषित किया। सरकार ने करीब 2 ट्रिलियन लगभग 160 लाख करोड़ के पैमाने का इमरजेंसी रिलीफ खोला। नतीजा कई को चौंका गया। मार्च के लो के ठीक 8 महीने बाद स्पाई ने नया हाई छुआ और अमेज़न, नेटफ्लिक्स, टेस्ला जैसे टेक ऑनलाइन नामों ने करीब 300 से 1000 तक के गेन्स दिखाए। यही 2008 से ऐतिहासिक फ़र्क है। 2008 में सेंट्रल बैंक और सरकार ने गंभीर सपोर्ट देर से शुरू किया। 2020 में तेज और निर्णायक चले। सबसे बड़ी सीख, इकोनॉमिक डेटा जरूरी है, लेकिन आखिर में सेंट्रल बैंक के फैसले और उनकी गति, फेड हो या RBI, अक्सर रिकवरी का टाइमिंग और जोर तय करती है। अब स्पाई वीकली देखते हुए संकट पहले से पकड़ने वाले 5 सिग्नल सीखते हैं। चार्ट और न्यूज पर ठोस दिखने वाली चीजें। सिग्नल 1, PE रेशियो, प्राइस टर्निंग्स। चार्ट या फाइनेंशियल न्यूज में स्पाई का मौजूदा PE देखो, पिछले कुछ साल के औसत से कितना दूर है। इतिहास में लेट बबल रीडिंग्स, जैसे 1929 के आसपास 20x या 2000 टेक बबल 50x, सामान्य 12-20x रेंज से काफी ऊपर जाते हैं। निफ्टी 50 का PE भी उसी नजर से चेक कर सकते हो। सिग्नल 2, मूविंग एवरेजेस। इस स्पाई वीकली पर 50, 100 और 200 डे एवरेजेस सब दायों पर ढलान पर हों तो बुलिश, कोई एक नीचे मुड़े तो बेरिश वार्निंग। खुद जांचो। सिग्नल 3, वॉल्यूम। स्पाई के नीचे वॉल्यूम बार्स देखो। रैली के आखिर में वॉल्यूम उछले फिर गिरे तो करेक्शन आ सकता है। गिरावट में वॉल्यूम लगातार ऊंचा रहे तो फियर सेलिंग का संकेत। सिग्नल 4, वॉलेटिलिटी इंडेक्स। आम तौर पर 30 से ऊपर डर,
15 से नीचे कॉम्प्लेसेंसी, अति आत्मविश्वास। स्पाई की डेली स्विंग से क्रॉस चेक करो और प्राइस अलग दिशा में हो तो सावधान रहो। सिग्नल 5, पॉलिसी सिग्नल्स। फेड मीटिंग हेडलाइंस, रेट हाइक कट, सरकार का इमरजेंसी सपोर्ट और भारत में आरबीआई एमपीसी या एसईबीआई के बड़े ऐलान अक्सर रिकवरी का टाइमिंग तय करते हैं। सिर्फ चार्ट देखोगे तो ये छूट सकता है। चेकलिस्ट में पॉलिसी न्यूज भी रखो। स्पाई मंथली पर आखिरी नजर। 2008 क्राइसिस में 100 इक्विटी पोर्टफोलियो ने करीब 57 नुकसान देखा, लेकिन इलस्ट्रेटिव मिश्रण 40 स्टॉक्स, 30 बॉन्ड्स, 10 गोल्ड, 20 कैश में उसी अवधि का नुकसान करीब 20 के आसपास रहा। यही डाइवर्सिफिकेशन का असर। भारत में डिमैट के जरिए इक्विटी सिप, कुछ एलएसएस, गोल्ड और इमरजेंसी कैश, यही सोच लागू होती है। कैश और बॉन्ड्स साथ रखने के 2 फायदे। पहला, भारी गिरावट में नुकसान की गहराई कम होती है। दूसरा, 2009 जैसे सस्ते मौके आने पर कैश से एंट्री ले सकते हो। एक सावधानी, ये अनुपात सिर्फ 2008 के ऐतिहासिक उदाहरण है। तब की ब्याज, एसेट कोरिलेशन और इन्फ्लेशन आज से अलग थी, इसलिए यही मिक्स अभी या भविष्य में वही नतीजा देगा, ऐसा मत मानो। अपना पोर्टफोलियो अपने लक्ष्य, समय सीमा और रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से बनाओ और क्वालिफाइड एडवाइजर से सलाह लो। पी, एनपीएस, ईएलएसएस जैसी भारतीय व्यवस्थाओं के टैक्स नियम भी अपने कॉन्टेक्स्ट में समझो। याद रखो, ये लेक्चर सिर्फ शिक्षा के लिए है। निवेश की सलाह नहीं, रिटर्न की गारंटी नहीं। इतिहास अतीत की सीख देता है, भविष्य की गारंटी नहीं। हर निवेश निर्णय तुम्हारी जिम्मेदारी है। एसईबीआई रजिस्टर्ड एडवाइजर की सलाह लें। अगले लेक्चर में और गहराई से सीखेंगे।